हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म मिडन एकेडमी। और जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी उसी में एक नया इनिशिएटिव जो हम लेके आए थे वो स्पेस, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके करंट टॉपिक्स और उसके कुछ स्टैटिक टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। जो हमारी मैगज़ीन है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है एंड आपको उसको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, इसके लिए यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। वॉट वी आर डूइंग कि हम आपके लिए पहले इसकी एक वीडियो क्लासेस साथ में लेके आ रहे हैं सो दैट आपको मैगज़ीन करने में आप उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर सकें और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने चाहिए उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। ओके, एंड सो वी विल कवर दिस विद इन 2 क्लासेस। तो आज ये हमारी पहली क्लास हो जाएगी, इसके बाद एक और क्लास के अंदर ये जो स्पेस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द टॉपिक्स। दिस इज़ द जो हमारी करंट अफेयर की बुक थी, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थी। नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड आउट और ऑनलाइन पे कुछ चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर किसी ने स्टिल किसी को ये जो हमारे मेंस के ओरिएंटेशन से करंट अफेयर की बुक थी, अगर कोई लेना चाहता तो वो ले सकता है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और काफ़ी लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये ले लिए, दे डू नॉट नीड टू वरी। और उसकी क्लासेस थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी, उसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 जुलाई के बाद आप बोलिए कि ये सर पोर्शन जो है बच गया। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडियन स्पेस के अंदर है और वो हमारी इंडियन स्पेस पॉलिसी है। ये काफ़ी समय के बाद लाई गई थी और 2023 के अंदर हम ये लेके आए लास्ट ईयर। और इंडियन स्पेस पॉलिसी को लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसका एम क्या है, इसका विज़न क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे आखिर ये क्यों लाया गया और क्या सरकार इसके माध्यम से हासिल करना चाहती है। अगर आपसे 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी। हाँ, दूसरी एक और चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो मैगजीन है वो केवल और केवल इंग्लिश में प्रिंट हुई है। और आप केवल क्या करें, इसको वीडियो डिस्कशन को फॉलो कर लें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और अपने नोट्स में या जहाँ पर भी आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने दिमाग में रखें और कुछ नोट डाउन कर लें, ताकि क्या होगा आपको प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस में क्या है मोस्टली आपको लिखना है और लिख तभी पाओगे जब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होगी, बैक ऑफ माइंड कुछ चल रहा होगा। तो इसलिए क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जो आपके जहाँ पे आपके नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स के साथ इनको इनरिच कर लें, या साइंस का जहाँ आपका पोर्शन है उसके साथ आप ऐड ऑन कर लें। ठीक है, जो भी आप कोचिंग फॉलो करते हैं, आपके खुद के पर्सनलाइज नोट्स हैं, उसको जिसे भी आप करते हैं उसके साथ इसको ऐड ऑन करें। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के एम बताओ, विज़न बताओ, या इसके फीचर बताओ, या क्या उद्देश्य है, और या फिर इसको क्रिटिकली इवेलुएट कर लो। ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो मेन से बन सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 2023 के अंदर इसको लाया गया, उसका नाम क्या है, इंडियन स्पेस पॉलिसी। अब इसका एम क्या है, सबसे पहली बात हम चाहते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट चाहती है, इसका एम यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ाएं और उसको प्रमोट करें। तो जो हमारी स्पेस की इंडस्ट्री है उस स्पेस की इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ाएं और उसको प्रमोट करें, ये इसका मुख्य मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा क्या है कि हम चाहते हैं कि भारत जो ग्लोबल स्पेस सेक्टर है उस ग्लोबल स्पेस सेक्टर के अंदर एक लीडर बन के उभरे। तो हमारे 2 मेन एम है किसको लेकर के, इंडियन स्पेस पॉलिसी को। फर्स्ट एम क्या है कि जो हमारा इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ को हम प्रमोट करें, मतलब सरकार प्रमोट करें। और दूसरा, जो इंडिया के जो ग्लोबल स्पेस का सेक्टर है, जो विश्व के अंदर ग्लोब का पूरा सेक्टर है, उसके अंदर स्पेस के सेक्टर में भारत को एक लीडर के रूप में बनाना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की जो इसरो एजेंसी है उसका विश्व में काफ़ी नाम है, परंतु फिर भी यहाँ एम ये है कि हम उसमें एक लीडर के तौर पर आए, जिसके अंदर अभी भी हम कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ कि हमारी जो जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी, उसकी जीडीपी इंडिया की, आई मीन टू से कि अगर वर्ल्ड की जीडीपी लो आप, जो विश्व की जीडीपी है, इस जीडीपी में भारत का स्पेस कितना योगदान करता है, तो हम केवल 2% योगदान करते हैं। आप समझ गए, मतलब विश्व की जो संपूर्ण जीडीपी है किसकी, स्पेस की, उसकी जीडीपी में भारत का योगदान कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2% है। और हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते हैं कि हम इसको 9% तक लेके जाएं। मतलब विश्व का जो स्पेस है उसका 10वां भाग लगभग किसका होना चाहिए, इंडिया का उसमें भागीदारी होना चाहिए। ये हमारा ग्लोबल जो हमारा स्पेस का इकॉनमी है उसके अंदर हम ये एम हासिल करना चाहते हैं। तो ये एम के अंदर ये भी आप चीज़ डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा विज़न क्या है, ठीक है, आप समझ गए एम। अब विज़न क्या है, विज़न यही है आपका, जो आप जानते हैं कि विश्व का जो हमारा स्पेस के अंदर
कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। कई सारी कंट्रीज़ की कई स्पेस एजेंसी और प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिमांड यही हो गई है कि जो हमारा कमर्शियल प्रेजेंस कितना है स्पेस के अंदर, उसको हमें बढ़ाना है, फास्ट करना है। और हमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, आप जानते हैं कि स्पेस के अंदर यूएसए का प्राइवेट सेक्टर काफ़ी आगे चल रहा है, यूरोपियन यूनियन का भी काफ़ी आगे। पर यूएसए का स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, और टेस्ला कंपनी के जो एलन मस्क हैं वो स्पेस एक्स के भी ओनर हैं। वहाँ पे जेफ बेजोस का नाम सुना होगा। तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की इंडस्ट्री वहाँ खड़ी कर रखी है, आप समझ गए। तो ये जो इंडस्ट्री वहाँ खड़ी हुई है, वही इंडस्ट्री हम चाहते हैं कि इंडिया में खड़ी हो। तो एक क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का प्राइवेट सेक्टर हो, उस प्राइवेट सेक्टर को भी हमने उसको, जैसे हम बच्चे को किसी को कैसे पालते हैं, वैसे हम चाहते हैं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को हम पहला उसको मतलब अच्छा ध्यान रखते हुए उसको आगे लेके आएँ। और दूसरा, जो हमारा विश्व के अंदर एक कमर्शियल प्रेजेंस है, उसको भारत को बढ़ाना है। आप कैसे अपनी पहुंच को आगे बढ़ा सकते हो विश्व में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास प्राइवेट कंपनी है उसको आपको मौका देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ है, हर सेक्टर के अंदर यदि आप उदाहरण देखोगे तो आप जानते हैं रिलायंस एक बड़ा ग्रुप है और विश्व के अंदर मतलब कि रिचेस्ट ग्रुप्स के अंदर आता है, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स में आता है। अदानी एक ग्रुप है, वो भी अभी ग्रोथ कर रहा है, या फिर टाटा एक ग्रुप है। तो ये सभी क्या है, प्राइवेट ग्रुप है। इन प्राइवेट ग्रुप्स को किसने नर्चर किया एक समय पे, सरकार ने ही नर्चर किया। उस नर्चर के कारण क्या हो रहा है कि आज ये ग्रुप्स विश्व के अंदर अपना प्रेजेंस और व्यापार कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका विज़न यही है कि हम विश्व के अंदर अपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा करके जो कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस के अंदर अपनी एक भूमिका बनाएं, ठीक है। और जो भी प्राइवेट सेक्टर हमको योगदान कर सकता है उसको पहचानना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको आगे लाना है। ये हमारा विज़न है। एम क्लियर है, विज़न क्लियर है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव यही है, एक तो हमारी स्पेस की क्षमताओं को बढ़ाना है, दूसरा विश्व के अंदर जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, विश्व के राष्ट्र हैं, वहाँ हमें अपना सहयोग है उसको बढ़ा के, कॉपरेशन को बढ़ा करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। साथ में जो कमर्शियल सेक्टर है स्पेस का, मैं आपको ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूँ, ये स्पेस पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन पे और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने पे, और इसके अलावा हम किस प्रकार से विश्व में कमर्शियल सेक्टर को अपने हाथ में ले सकते हैं। जो आज भारत का विश्व के स्पेस सेक्टर में 2% योगदान है, उसको कैसे हम 9% के आसपास पहुंचा सकते हैं, ये कुछ हमारे एम है। तो सबसे पहले हमारी स्पेस की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, समझौते हैं स्पेस को लेकर के, उनमें हमको एक सुदृढ़ता लानी है। और जो हमारा कमर्शियल स्पेस सेक्टर है, उस कमर्शियल स्पेस सेक्टर के अंदर हमको डेवलपमेंट करना है और हमारी ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसके अलावा भी जो स्पेस से जुड़े हुए और बाकी सेक्टर हैं वहाँ भी हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए। यहाँ सिग्निफिकेंस लिखी है। अब सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है इसका, यानी कि जो ये पॉलिसी है इसका महत्व क्या है। सिंपल बताता हूँ आपको महत्व क्या है। सबसे पहली बात, आप क्या करोगे, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई। सबसे पहले आपको अपने कमर्शियल बिजनेस पे ध्यान देना है। एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहा हूँ कि आपको स्पेस सेक्टर में कमर्शियल सेक्टर पे ध्यान देना है, कमर्शियल या व्यापारिक और वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखना है। एक दूसरा, आपको आपके प्राइवेट सेक्टर को उठाना है। तीसरा, विश्व के अंदर आप चाहते हो कि आपकी एक लीडिंग पोजीशन हो। ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। महत्व यही है कि जब आप अपने प्राइवेट सेक्टर को उठाओगे, ये प्राइवेट सेक्टर जो हमारी मुख्य एजेंसी है जैसे इसरो है, उसका ध्यान क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, वो निर्माण कार्य करेगा, वो रॉकेट बनाएगा, वो सैटेलाइट बनाएगा। इसरो क्या करेगा, इसरो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। और कहाँ के लिए करेगा, वो बाहर की दुनिया के लिए। बाहर की दुनिया के लिए मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी एक विश्व का प्रयास है कि हमें अर्थ जैसा एक ऑब्जेक्ट खोजना है जहाँ पे जीवन यापन की संभावनाएं हो, तो ये सारे काम कौन करेगा, इसरो करेगा। इसके अलावा आपको जो भी आउटर स्पेस के अंदर कोई काम करना है तो इसरो करेगा। उसके अलावा जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह की स्टडीज़ होती है, तो मेन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो कौन करेगा, इसरो करेगा। और हम प्राइवेट सेक्टर को आगे ला करके उसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इन चीज़ों में आगे ला करके सैटेलाइट डेवलपमेंट, मिसाइल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रॉकेट डेवलपमेंट, जैसे आप जानते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात चल रही है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात चल रही है, GSLV को हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। फिर इसके जो इंजन्स होते हैं, उसका जो फ्यूल होता है, बहुत सारे कॉम्पोनेंट है। उसके बाद सैटेलाइट खुद एक अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है। तो इन सब के अंदर प्राइवेट सेक्टर जब आएगा, इसरो जो आज ये काम करता है वो फ्री होकर के कुछ और काम करेगा। अब इससे होगा क्या, इससे क्या है कि हम विश्व में जो हम कंपटीशन देना चाहते हैं ना, वहाँ हमारी कोई पोजीशन बनेगी। ये कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस, महत्व है कि इस स्पेस पॉलिसी की।
ठीक है। दूसरा, आप जब ये पॉलिसी लेके आए, उस पॉलिसी से क्या हुआ है, एक तो क्लैरिटी होगी कि हम क्या स्पेस के अंदर रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, हमारी सरकार का हमारा क्या उद्देश्य है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, ये सारे के सारे साथ ला करके हमने एक चीज़ और देखी है कि हमने देखा कि पहले क्या स्पेस के ऊपर जनरली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता था। अब इस पॉलिसी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर दोनों को एक साथ ला रहे हैं। इंडस्ट्री का सपोर्ट होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का सपोर्ट होगा। धीरे धीरे हम अकेडमीज या मतलब कि जो प्रोफेसर्स हैं, एजुकेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के लोगों को साथ में लाएंगे, मिला जुल के काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा। उससे क्या है कि फिर बिजनेसमैन भी अट्रैक्ट होंगे, फंड्स आएगा, सरकार तो प्रयास कर ही रही है। इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलेगा, हमें जो विश्व के अंदर हमारी जो एक लीडिंग पोजीशन हम चाहते हैं वो मिलेगी। ओके, डन। इसके अलावा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें क्या होगा कि आप अकेडमिया, स्टार्टअप इंडस्ट्री, ये सारे के सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, ये इसका महत्व हो गया। और प्राइवेट कंपनी जब आएगी तो पैसा भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के क्या करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है वाणिज्यीकरण, व्यापारीकरण, उसके अंदर हमको बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। क्लियर। अब आखिर रिफॉर्म्स की क्यों आवश्यकता थी, एक सवाल बन सकता है। हालांकि पॉलिसी इतनी अच्छी है कि इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर रिफॉर्म्स की बात करें या ऐसा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास होने चाहिए और उन फैक्ट को आप यूज़ कर सकें। और मुझे उम्मीद क्या है कि शायद ये फैक्ट आपके पास ना हो, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें। एक चीज़ तो यही है कि 2% के आसपास जो विश्व के अंदर आज स्पेस सेक्टर का इकोनॉमी है, उसके अंदर किसका योगदान है, भारत का। कितना है, सिर्फ 2%। हम चाहते क्या है कि साल 2023 तक, 2030 तक ये हम जो विश्व के अंदर हमारी भागीदारी है व्यापार के अंदर स्पेस सेक्टर में, उसको कहाँ ले जाए, 9%। तो 2% से 9% कब तक लेके जाना है, आपका एम है 2030 तक। क्लियर है। और यदि आप देखो तो विश्व का जो ग्लोबल मार्केट है किसका, स्पेस का, उसमें यूएसए की भागीदारी 40%, यूके की 7% और इंडिया की 2%। तो इसका ये दिखाता है कि हम कितने, अभी हम बहुत नीचे हैं और हमें बहुत आगे जाने की उम्मीद, हमें काम करना है। ठीक है। और दूसरा ये भी दिखाया है कि जो ग्लोबल स्पेस की इकॉनमी वो तो बढ़ने ही वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्लियर हो गया। तो ये एक मुख्य मुद्दा जो हमारी पॉलिसी को लेके था, इंडियन स्पेस पॉलिसी को। और क्लियर है, विज़न आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या चाहते हैं सरकार, एक तो हम इकोसिस्टम बना चाहते हैं। अगर मैं आपको अपने शब्दों में बना दूं तो मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूं आपको। आखिर ये जो पॉलिसी है आपकी, इस पॉलिसी के माध्यम से आपका क्या विज़न है स्पेस सेक्टर के लिए। तो आप एक चाहते हो कि हम एक तो ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और एकेडमिया, ये सब एक साथ काम करके R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करें। एक उद्देश्य हमारा ये हो गया। दूसरा, हम बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को नर्चर करेंगे, उसको पालेंगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम पालने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये भी हमारे इसका विज़न है। हम क्या कर रहे हैं, इसके माध्यम से ही हम प्राइवेट सेक्टर को ऑथराइज़ कर रहे हैं। क्या ऑथराइज़ कर रहे हो कि आप इस सेक्टर में काम करो, आप जो स्पेस का सेक्टर है हम आपके लिए खोलते हैं, आपको जो काम करना है करो। ठीक है। और क्या कर रहे हैं, और हम जो हमारा स्पेस सेक्टर सिर्फ और सिर्फ अलग एक नॉर्मल आयामों में चलता था, अब हम उसको कैसे बना रहे हैं, स्ट्रेटेजिक। अपन कहते हैं ना किसी राष्ट्रों के मध्य स्ट्रेटेजिक संबंध है, तो स्ट्रेटेजिक स्पेस सेक्टर बनाने का प्रयास है। कैसे, आप क्या सोच रहे हो, इसरो काम करेगा बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए। उसके बाद अंतरिक्ष एक संस्था है, NSCL एक संस्था, हम बात करेंगे जिनके बारे में। इन संस्थाओं के माध्यम से आप क्या करने का, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक R&D के लिए, एक प्राइवेट सेक्टर को। फिर आपने इन स्पेस करके एक संस्था बनाई थी, इन स्पेस। तो इन स्पेस क्या करेगा, इन सब में कोऑर्डिनेशन करेगा। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिससे हम स्ट्रेटेजिक बदलाव लाना चाहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं आगे। अब आगे क्या है, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि यहाँ पे हमने जो हमारा इंडियन स्पेस सेक्टर है उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाया। क्या दिखाया है कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है स्पेस सेक्टर की, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगी। कैसे, हमारी जो इंडियन की स्पेस इंडस्ट्री है इसमें क्या है, लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा PSLV, GSLV, सेटेलाइट, स्मॉल सेटेलाइट, SSLV, फिर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, उसके बाद LVM, जो GSLV Mark 3 है उसको हमने LVM नाम दिया है। तो ये सारे क्या है, लॉन्च व्हीकल्स है। इसके साथ सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। फिर लॉन्च करने के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको जुड़ी हुई चाहिए, आपको सेंटर्स चाहिए, जैसे बैंगलोर वगैरह में है, हैदराबाद में। ये सेंटर्स कोऑर्डिनेट करते हैं, सैटेलाइट का डाटा आता है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर स्पेस में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। आप गगनयान प्लान कर रहे हो, आप चंद्रयान प्लान कर रहे हो, तो वहाँ बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज़ आते हैं, तो आपको उनके लिए सॉल्यूशन चाहिए। फिर स्पेस का जो डाटा है, उस स्पेस के डाटा का सही यूटिलाइज कैसे हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। अब हमने बात करी NSIL की। सबसे पहले NSIL है क्या, आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है, न्यू स्पेस इंडिया
लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको याद रखें, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इसरो क्या कर रही है, अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो NSCL उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट भूमिका है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब ये है क्या? ये पहली बात तो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडरटेकिंग है, मतलब कि सरकारी कंपनी ही है सरकार के पास में। और कौन से विभाग के पास में है? तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कौन सा डिपार्टमेंट? मतलब कि अंतरिक्ष मंत्रालय के पास है ये, क्लियर है। और ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या करना चाहती है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहती है। किस क्षेत्र में? कि ये चाहती है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है ना, वो लोकल इंडस्ट्री स्पेस की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो जाए। और जिससे क्या होगा, जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो जो कमर्शियल ऑपरेशन है, या कोई यूज़र की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में कोई इंटरफेस चाहिए आपको, या लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, डाटा का मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग कैपेसिटी की बिल्डिंग है, ये सारे काम कौन करता है? NSCL। मोटी बात कहूँ, अगर ये सब याद नहीं रखते गोली मारो। आपको क्या याद रखना है? NSIL स्टैंड फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है। इसका काम क्या है? ये काम करती है मोस्टली जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, उस लोकल इंडस्ट्री की कैपेसिटी को बढ़ाने का, जिससे कि क्या है, स्पेस सेक्टर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती है, अब क्या होता है, उसके अंदर जो लॉन्चर है उसको बनाया जाता है, सैटेलाइट को बनाया जाता है, सैटेलाइट के अलावा जो आपके लॉन्च पैड्स हैं, लॉन्च पैड के अलावा आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं, ये सारा बनाने का काम NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इस पर ध्यान देती है। इसका प्राइमरी फोकस कहाँ है? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, NSCL का फोकस कहाँ है? जो हमारी घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना, ये किसका उद्देश्य है? NSCL। क्लियर हो गया? डन, यहाँ से ख़त्म। अब इसके अलावा एक और संस्था है इसरो की, उसका नाम है अंतरिक्ष। अगर कहीं नहीं लिखा है, हो सकता है यहाँ लिखा हो, नहीं लिखा है तो आप इसको नोट डाउन कर लो, अंतरिक्ष। अब ये क्या करती है? इसका काम है कि जो कमर्शियल एक्शन जितने भी लेने हैं आपको, बाहर विदेशों से जो भी कस्टमर्स हैं, दूसरे देश के राष्ट्र हैं, वो चाहते हैं कि हमको अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है या लॉन्च व्हीकल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कौन करता है? जो भी कमर्शियल व्यापारिक काम है वो कौन करेगा? अंतरिक्ष। अब ये अंतरिक्ष भी पार्ट किसका है? इसरो का। लेकिन इसरो ने अपने दो अंगों को अलग अलग कर दिया। एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो, कोई तकलीफ आ रही है हमको बताओ। और अंतरिक्ष क्या करेगा? बाहर जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे बात करना, हाँ आपको अपना सैटेलाइट भेजना है, आप कौन से उससे यान से भेजना चाहते हो, इतना एक्सपेंडिचर आएगा, ये डील सारी करना किसका काम है? अंतरिक्ष का। अब आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, और इसके बाद आपने क्या बनाया? आपने एक बनाई संस्था जिसका बोलते हैं इन स्पेस। कौन संस्था बनाई? इन स्पेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, CE फॉर सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर क्या करेगा? ये आपको स्पेस को प्रमोट करना है, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी अगर प्लेयर आता है तो उसको क्या करना है? आपको उसको ऑथराइज करना है। तो ये क्या कर रहा है? ये इन स्पेस एक ऐसी संस्था बनाई है जो क्या कर रहा है, जो प्राइवेट प्लेयर्स को एक मौका दे रहा है कि आपको कोई भी समस्या है आप मेरे पास आओ। मतलब कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही है कि आप जानते हैं इसरो बहुत पावरफुल संस्था है और इसके बाद बहुत एडवांटेज है, जबकि प्राइवेट सेक्टर है वो इतना मजबूत नहीं है। तो जो इसरो चाहता है, इन स्पेस के माध्यम से हम प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देते हैं कि आप भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत काम करें। आपको लाइसेंसिंग चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, कंप्लाइंस चाहिए, लॉन्च करने के लिए आपको पहले अपने अगर सैटेलाइट लॉन्च करने हैं वो भी आपको परमिशन देंगे, अगर लॉन्च के लिए क्लियरेंस चाहिए तो वो भी देंगे। तो ये सारा का सारा आपने एक तरह से क्या सिंगल विंडो वाला सिस्टम बना दिया। अब आप इसके पास जाओ, अपने सॉल्यूशन निकालो। ये इसका मुख्य उद्देश्य किसका? इन स्पेस का। एंड माइंड यू, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। NSIL पे पूछ ले, अंतरिक्ष पे पूछ ले, इन स्पेस पे पूछ ले, या फिर हमारी जो पॉलिसी उसके ऊपर पूछ ले। सारी चीज़ें आपस में लिंक है। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी, बाकी अगर पढ़ना चाहते डाटा सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसरो क्या करेगा? ये सब तो काम आपने बांट दिए। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाहर जो हमें एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढना है जो मानव जीवन के लिए नेसेसरी है, उसके लिए काम करेगा, स्पेस को एक्सप्लोर करेगा, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ में काम करेगा। हमें भी तो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये सारे काम किसके हो गए? स्पेस के। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जो हमने इस पर बात कर ली।
ठीक है, ये जो यहाँ मेजर हाईलाइट लिखे ना, ये सारी सेम चीज़ें हैं जो मैंने बताई, वही चीज़ें हैं। आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेशनल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। कैसे होगी नेशनल सिक्योरिटी? 1999 के अंदर कौन सा वार हुआ था? कारगिल। और कारगिल के वॉर के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की इंटर सिक्योरिटी एजेंसी ISI दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट थे। और कारगिल के दौरान उन्होंने हमारी जितनी भी जो हाइट्स थी, वो हाइट्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। अब उन पहाड़ों पे आप जानते हैं कि जहाँ पाकिस्तान बैठा था, उसके पीछे कौन सी थी? उसके पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल थी। अब भारत नहीं चाहता था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें, और उन पहाड़ों के पीछे हमें नहीं मालूम था कि कैसी पोजीशन है किसकी, पाकिस्तान की आर्मी की। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया किसको? यूएसए को। और यूएसए से कहा कि सर वी रिक्वेस्ट कि आपके पास जीपीएस है, और जीपीएस के माध्यम से आपके सैटेलाइट की पोजीशन ऐसी करो कि इन जो पीक्स के पीछे कितनी फोर्स है, कौन से इक्विपमेंट है, क्या उनका प्लान है, तो ये जो मोबिलाइजेशन होता है आर्मी का, उससे हमको मालूम चल जाएगा। और उससे क्या होगा कि हम इंटरनेशनल प्रेशर भी बना सकते हैं, वॉर की सिचुएशन भी अवॉइड हो सकती है। और अगर हमको हमारी जो हमारे पीक्स हैं उनको अगर हासिल करना है, जो पहाड़ियाँ की ऊंचाइयाँ थी उनको हासिल करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये प्रयास करने का एक इंडिया का एक सिंपल सॉल्यूशन था। यूएसएन ने बोला सॉरी सर, हम आपको जीपीएस के माध्यम से उनके कोऑर्डिनेट नहीं बताएंगे, उनकी पोजीशन नहीं बताएंगे। इसने एक लेसन दिया इंडिया को कि आपको आपकी नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपको आपकी नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए खुद का स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए तो आप नाविक का नाम सुनते हो, आप IRNSS का नाम सुनते हो, आप नए नए हमारे जो सैटेलाइट भेजते हैं उनका नाम सुनते हो। रीज़न यही है कि जो अतीत में हमें झटका लगा है वो झटका ना लगे। तो दीज आर द पोटेंशियल बेनिफिट। ये फ़ायदे हैं किस चीज़ के? इंडियन स्पेस पॉलिसी के। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ, उसके बाद हमारा नेशनल सिक्योरिटी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हमको हेल्प करेंगे। और क्या होगा? इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा, हमारा जो एसेस बढ़ जाएगा, स्पेस बेस्ड सर्विस। कैसी सर्विस? कि आपको यदि कोई भी कम्युनिकेशन करना है, नेविगेशन करना, तो इन सारी चीज़ों में। अब एक बड़ी चीज़ ये जरूर लिख देना आप कि हम इस स्पेस पॉलिसी के माध्यम से इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं। किसमें? स्पेस सेक्टर के अंदर। क्लियर है? ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जैसे ही आएगा ना, आप देखना ग्रोथ ट्रिमेंडस आएगी, और ऐसा होने भी लगा है। और हमारा जो इसरो है वो काफ़ी आगे, मतलब दिन दुगुनी और रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। हमें इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इन स्पेस के बारे में, NSAL के बारे में, इसरो कहाँ R&D के ऊपर फोकस करेगा। देखो चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी एक बार बोल चुका हूँ मैं। यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में जहाँ जैसा प्रश्न आता है वहाँ फिट करना है, और आपको ये कॉमन सेंस कोई नहीं दे सकता कि प्रश्न के हिसाब से उत्तर कैसे लिखना है। चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अब इसको कैसे आप परीक्षा में इस्तेमाल करते हो ये आपका खुद का कॉमन सेंस है। और कॉमन सेंस बड़ा ही सेंसलेस होता है, मतलब कॉमन सेंस जनरली लोगों में कम होता है, उसको ही आपको डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं। एक नई टर्म जो अभी हमें सुनने को मिली है जिसे बोलते हैं द सेकंड स्पेस एज। आप में से भी बहुत सारे लोगों के लिए नई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से आपकी ये कहानी ख़त्म। द न्यू सेकंड स्पेस एज अगर कहीं आती है तो हुआ क्या, 1990 के दशक के अंदर, 1990 के दशक के अंदर स्पेस के अंदर, स्पेस सेक्टर में काफ़ी काम हुआ। नए नए रॉकेट्स बनने लगे, टेस्टिंग होने लगी, सैटेलाइट बनने लगे, और ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम हुआ उसको फर्स्ट स्पेस एज कहते हैं। अब इस 2020 के बाद से ये देखा गया है कि एक बार फिर से स्पेस के अंदर कंपटीशन बढ़ गया है। प्राइवेट कंपनीज आ रही है, कोई मंगलयान की बात कर रहा है, कोई चंद्रयान की बात कर रहा है। आप बैक टू बैक एक साल छोड़ के दोबारा चंद्रयान मिशन भेज रहे हो। एक बार हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो दूसरी बार हम दोबारा भेज रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यूरोप ने और ये जापान ने और इसका अमेरिका ने तो इन एजेंसीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, और जिन कंट्री का उसमें हिस्सेदारी नहीं है तो चाइना ने अपना खुद का बना लिया तियांगवांग, और इंडिया बोल रहा है 2030 तक हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, चाहे छोटा ही बनाए। तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसी कारण से अब जो वर्तमान समय चल रहा है, ये डिकेड चल रहा है, इसको सेकंड स्पेस एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। पहले ये नहीं था, कमर्शियल यूज़ बढ़ गया है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ चुका है, और आपस में सहयोग भी बढ़ गया है। जैसे आप देखो निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, कैसे नासा और इसरो दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं।
तो ये सेकंड स्पेस एज वर्ड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये बात करी ताकि कहीं गड़बड़ ना हो और आप उसको क्वेश्चन को कर लें। आगे बढ़ते हैं। IRNSS एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं, दोबारा भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और एम्बिशियस प्रोजेक्ट कभी भी पुराने नहीं होते हैं। अब IRNSS है क्या फुल फॉर्म? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। मतलब भारत अपने रीजन के आसपास नेविगेशन, और ये लेसन कहाँ से मिला? सेम जो स्टोरी 1999 कारगिल वॉर की बताई उसके बाद से। तो हम नेविगेशन को सुदृढ़ करने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से भारत और इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर सिस्टम बना रहे हैं, और इसका जो नया नाम है उसको हमने नाम क्या दिया? नाविक। ठीक है, नेविगेशन फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गया, सॉरी, ठीक है, नाविक दिया है। फुल फॉर्म आप प्लीज़ देख लेना, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नेविगेशन फॉर इंटरस्टेलर कोलैबोरेशन ऐसा कुछ करके है, आप इसको देख लेना। लेकिन जो IRNSS था उसी का नाम हमने रिवाइज किया। अब ये करेगा क्या? ये हमको रियल टाइम डाटा देता है, पोजीशन देता है, कौन कहाँ पे है, क्या है, रोड का नेटवर्क चाहिए आपको। और इसमें दो सिस्टम है, एक नॉर्मल और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड यानी कि डिफेंस इन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए, और स्टैंडर्ड वाला क्या है कि जो आम आदमी इसको इस्तेमाल कर सके। आपको रोड चाहिए, ट्रैफिक देखना है, या कोई भी दूसरी चीज़ आपको मैप में बेस पे सर्विस ढूंढनी है तो आप इससे कर सकते हैं। और मिलिट्री वाले क्या, आपको अगर इन डेप्थ वहाँ की कोई सिक्योरिटी इंटेल चाहिए, पोजीशनिंग देखना है, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है जो कि आम पब्लिक के लिए नहीं है। अब इसमें है क्या? टोटल 7 सेटेलाइट हैं, जिसके अंदर 3 सेटेलाइट आपके जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस। तो आपके 1 2 3 ये तो कैसे हो गए? जियो स्टेशनरी, मतलब कि ये इनकी पोजीशन अर्थ के हिसाब से फिक्स रहती है। और जियो सिंक्रोनस कितने हैं? 4 हैं, जो कि अलग अलग एरिया में मूवमेंट करते रहते हैं। और इन 3 से मिल करके क्या होता है? हमारी पोजीशनिंग बन जाती है, जिससे हमको आंकड़े मिल जाते हैं। IRNSS क्या करता है? भारत की जो बॉर्डर है, भारत की बॉर्डर, UPSC के प्रीलिम्स में एक बार सवाल आया था, ये मैंने पेनिनसुला इंडिया बना दिया, ये हिमालय। तो ये भारत की बॉर्डर है, मान लीजिए यहाँ से भारत की बॉर्डर से कितना किलोमीटर? 1500 किलोमीटर तक दूर। तो ये 1500 किलोमीटर दूर, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, भारत की बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक के डिस्टेंस को, सर्विस को ये कवर करता है, बाउंड्री से 1500 किलोमीटर। ठीक है, इतने दूर के एरिया को हमें ये रियल टाइम में सर्विस दे सकता है। एप्लीकेशन बड़ी शानदार है, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, कुछ इंचेस की आपको गड़बड़ है, बाकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या यूजेस हैं? सब कुछ, नेविगेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल की ट्रैकिंग करना है, फ्लीट का मैनेजमेंट करना है, आपको टाइमिंग देखना है, आपको कोई भी डाटा चाहिए, आप सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। दूसरा मिलिट्री एप्लीकेशन मैंने बता दिया। अमेरिका का जो GPS है उसके पास कितने हैं? 24 सेटेलाइट है, पावरफुल सेटेलाइट है। जबकि IRNSS के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास 7 सेटेलाइट है। याद रखना, जो जियो स्टेशनरी है वो 3 है और जो जियो सिंक्रोनस है वो 4 है। सवाल आ जाए तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजन के लिए जगह नहीं है। तो नाविक, हमने जो हमारा IRNSS था उसी का नाम नाविक बनाया। हमने कहा जो 7 सेटेलाइट हैं वो, और जो हमारा ग्राउंड के ऊपर स्टेशंस बने हुए हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, उन स्टेशन के माध्यम से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और हमें हमारे लोकेशन वगैरह मिल जाती है। क्लियर? जो बात करी है सारी चीज़ें वही है और कुछ नहीं है। अब बात आती है सन को लेकर के। अब सन का क्या मसला है? हमने मिशन भेजा आदित्य। आदित्य किसका पर्यायवाची? सूर्य का, इसी के लिए हमने उसका नाम रखा आदित्य। आदित्य के साथ हमने जोड़ा L1। L1 क्यों? सूर्य के चारों तरफ 4 लेग्रांज पॉइंट है। क्या बोलते हैं? लेग्रांज। एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के नाम पे लेग्रांज पॉइंट रखा गया, लेग्रांज उनका नाम था। तो L1 जो लेग्रांज पॉइंट है, जो कि अर्थ से कितना है? करीब करीब 1.5 लाख किलोमीटर। कितना है अर्थ से? 1.5 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन मतलब कितना हो गया? लाख। तो करीब करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर है। अगर इसको कन्वर्ट करें 1.5 इंटू 10 लाख किलोमीटर, समझ गए? यानी कि 15 लाख किलोमीटर। कहाँ से? अर्थ से। अगर मिलियन में बात करो 1.5 मिलियन किलोमीटर, और यदि आप लाख में बात करो तो L1 पॉइंट हमारी अर्थ से कितना है? 15 लाख किलोमीटर दूर है। और याद रखिए ये जो डिस्टेंस है, कौन सा? अर्थ से, ये L1 से अर्थ का, ये कितना बताया मैंने आपको? 15 लाख किलोमीटर। जबकि ये जो डिस्टेंस है सूर्य से हमारा कितना है? ये सिर्फ और सिर्फ 1% है। आप समझ रहे हो? जो सन और अर्थ इसके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का मात्र 1% डिस्टेंस कितना है? 15 लाख किलोमीटर, जो कि L1 और इसके बीच में। सिर्फ बताने के लिए बताया मैंने आपको,
एग्ज़ाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, L1 सूर्य से बहुत दूर है। और L1 लग्रांज पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, लग्रांज पॉइंट एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे दो सेलेस्टियल बॉडी, दो अंतरिक्षीय बॉडियाँ, जैसे एक सन और एक अर्थ, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो ग्रेविटेशनल बल होता है, यहाँ जाकर के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो हम वहाँ जाके सेटेलाइट क्यों रखते हैं, जहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल पुल दोनों बॉडीज़ का कम होगा। आप यदि कोई सेटेलाइट ले जाके वहाँ रखोगे तो वहाँ उसको फ्यूल की जो ज़रूरत होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम होती है। इसीलिए हम जब किसी ऑर्बिट के अंदर सेटेलाइट को रखते हैं तो वो उसके ऑर्बिट में घूमता रहता है। L1 समझ गए, आदित्य L1 समझ गए, ये सूर्य के बीच में है, डिस्टेंस कितना है, फैक्चुअल डाटा आप समझ गए। उद्देश्य क्या है आदित्य L1 का, सन की स्टडी करना। सन की स्टडी करके क्या करोगे, पहली बात तो ये समझो कि सन एक बहुत पावरफुल बॉडी है, और जो हमारा सोलार सिस्टम है उसके अंदर सन के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। जब सन को समझेंगे तो हमें हमारी उत्पत्ति समझ में आएगी, जब सन को समझेंगे तो हमारा विनाश और अंत भी समझ में आएगा। तो ये साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी। और आप जानते हैं कि सन से क्या निकलता है, एक बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, उसके बाद बोलते हैं क्या निकलती है, सोलार फ्लेयर्स और सोलार विंड्स, और उसके बाद इसका टेम्परेचर। फिर ये जो सोलार फ्लेयर्स निकलते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं ये अर्थ है, सॉरी थोड़ी सी एलिप्टिकल शेप है अर्थ की, एग्जैक्टली राउंड नहीं हुआ, 1 मिनट, अब मुझे ठीक लग रहा है, ये अर्थ है, एलिप्टिकल शेप है। तो अर्थ जो एलिप्टिकल शेप है, अर्थ के चारों तरफ क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इसी प्रकार से ये लो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है कि सूरज से जो सोलार फ्लेयर आते हैं या कोरोनल मास इजेक्शन आते हैं, वो क्या करते हैं, सन से आते हैं और हमारी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो सोलार फ्लेयर्स आती है तो इससे क्या होता है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कैसे चल रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराती है, जिससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमको ऑरोरा दिखाई देता है, जिसको हम नेचुरल लाइट्स भी कहते हैं। अलग अलग प्रकार की लाइट्स दिखाई देती है। ऐसा क्यों दिखाई देता है आप समझ गए होंगे, एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ही आदित्य मिशन को भेजा गया, और आदित्य मिशन यही काम करेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियरली लिखे हुए हैं, क्या करना है आपको, एक तो सोलार का एटमॉस्फेयर को जानना है, सोलार से जो कोरोना और उसकी हीट का मैकेनिज्म है उसको समझना है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को समझने का प्रयास करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका वेदर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें कैसी वो आपको पता करना है। यहाँ कॉस्टिंग वोस्टिंग आपके एग्जाम में काम आएगी नहीं, फिर भी ये 300 करोड़ का। तो इसरो की अगर आप कहीं अच्छा ही लिखते हो तो एक चीज़ ये लिख सकते हो, इसरो ने जितने भी प्रोजेक्ट आज तक लॉन्च किए हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होते हैं, इसीलिए इसरो का नाम है विश्व के अंदर। ठीक है, ये आदित्य के बारे में। इसके ऊपर पेलोड थे, पेलोड सवाल पूछे तो आप लिख देना, अगर एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखें तब भी कोई बात नहीं। VLC सूट, उसके बाद पापा होगा, एस्पेक्स है, हेलो OS है, फिर सोलेक्स है, मैक है, जो आपको नाम याद रहे वो लिख देना, 1 या 2। प्री का एग्ज़ाम तो है नहीं, मेंस का एग्ज़ाम है, हर चीज़ तो हम याद नहीं रख सकते, जो आपको याद आए। पापा आपको याद रहेगा, ठीक है, पार्टिकल एनालिसिस है। VLC याद होगा, जो कोरोना का, जो सन के कोरोना से निकलती है उसकी स्टडी के लिए VLC है। ठीक है, सूट याद रख लो, जो आपसे याद रहते हैं वो आप लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टोटल 7 पेलोड थे इसके अंदर, आई थिंक कहीं मेंशन है, यस, द लोकेशन ऑफ ऑल 7 पेलोड्स। लोकेशन तो हमें नहीं चाहिए, पर हमें पता होना चाहिए कि 7 पेलोड थे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 7 पेलोड, सम ऑफ देम आर लाइक VLC, पापा, और ये सब आप लिख के आ सकते हो। भारत का सन के लिए पहला मिशन था आदित्य L1, आपको समझना होगा, पहुंच चुका है, ये सब डाटा पुराना हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, और इसकी मैंने अब बोला क्या है आखिर, क्यों आप सन की स्टडी करना चाहते हो, क्या सिग्निफिकेंस है। देखो सीधी सी बात है, हाईलाइट कर देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखो, सोलार सिस्टम को समझने के लिए, वेदर के पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि जब सन से सोलार फ्लेयर आती है ना वो डिस्टर्ब करती है। फिर सोलर की फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स से मतलब क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लाज्मा कैसे बिहेव करता है, फंडामेंटल फिजिक्स को कैसे प्रभावित करता है। फिर एनर्जी रिसर्च, आप जानते हैं कि विश्व के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूज़न का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, सन है। तो अगर हमको सन की स्टडी में हेल्प मिलेगी तो जो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी हमें हेल्प मिलेगी, आप समझ गए। फिर सैटेलाइट की जो हम ऑपरेशंस करते हैं उसके अंदर हेल्प मिलेगी। क्या होता है, कई बार सन की एक्टिविटी से हमारे सैटेलाइट्स, हमारी जो सारे मिशन है स्पेस के, वो प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं,
सन को स्टडी करना, सोलार कोरोना क्रोमोस्फियर, सोलार विंड, सोलार फ्लेयर, ये सब के बारे में पता करना। अब आता है मिशन रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं आपके मार्स को, मंगल ग्रह, उसी को हम रेड बोलते हैं। अब जो ये आपका रेड प्लेनेट है, इसके लिए ऑलरेडी हमने 2013 के अंदर मिशन भेजा था जिसका नाम था मॉम, मास, 1 सेकेंड, मास ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, ये हमने मिशन भेजा था मॉम। तो 2013 के अंदर भेजा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत सस्ते में हमने ये प्रोजेक्ट किया था। इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था कि हमने कैसे आखिर सैटेलाइट को भेजा। तो हमने क्या किया, हमने अर्थ के ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हुए अर्थ के बगल में मैनूवरिंग की, अर्थ के पास पहले सैटेलाइट को घुमाया, वहाँ से इन सैटेलाइट को हमने सीधा डायरेक्टली जो मून की कक्षा है, जो सॉरी मून की नहीं, जो मंगल की कक्षा है, जो उसकी बड़ा एलिप्टिकल पाथ है, उसमें हमारे ऑर्बिट को प्लेस कर दिया। जो हमारा ऑर्बिटर था वो उसमें गया और इसके करते करते वहाँ कहाँ पहुँच गया, मंगलयान पहुँच गया। बहुत बड़ी सक्सेस थी, उस सक्सेस को ही है। तो मार्स के बारे में आप जानते होंगे, यही है। मार्स का मिशन हो चुका है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में यहाँ हमने लिख दिया है, एक बार आप सब्जेक्टिव है रीड कर लेना, ठीक है। ये मेरे हिसाब से इसमें से प्रश्न आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होता है, कई बार पुराना स्टैटिक क्वेश्चन निकाल देते हैं, क्योंकि अभी क्या चर्चा भी चल रही है इसरो में कि हम मार्स को दोबारा 10 साल हो चुके हैं इस बात को, 2014 के अंदर सक्सेसफुल हो गया था, 2024 10 साल हुए। तो हो सकता है क्या है कि हमारा एक और प्लान है कि हम दोबारा से मार्स के ऊपर मिशन भेजेंगे। तो कई बार क्या होता है, इस कारण से सवाल उठ के आ जाता है। गगनयान के बारे में बात करी, 1 सेकेंड प्लीज। अब देखो गगनयान मिशन है क्या, सिंपल। पहली बात तो गगनयान मिशन में क्या है, इंसान शामिल है, तो ये ह्यूमन है। स्पेस फ्लाइट मिशन इसलिए बोला गया कि इसके अंदर हम इंसान को अंतरिक्ष में लेके जाएंगे और वो वहाँ पे कुछ दिन स्टे करेगा, करीब करीब 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता स्टे करने के बाद वो वापस अर्थ पे आएंगे। तो ये कुल मिला के गगनयान मिशन है। किसका मिशन है? इसरो का। तो इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के तहत मनुष्य को अंतरिक्ष में 6 से 7 दिन का स्टे करवा के भारत लाना और भारत की जो क्षमताएं हैं उसको विश्व को दिखाना, ये हमारा उद्देश्य है। ये इसके अंदर है। अब क्या क्या है इसके अंदर आप ये देख लो। ये भारत के 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को अर्थ के अंतरिक्ष में भेजना और वहाँ करीब करीब 7 दिन के आसपास रखना, और ये 2023 के अंदर पहले प्लान था, 2024 इस साल इसके होने की उम्मीद है। तो ये गगनयान मिशन, तो समझ गया गगनयान मिशन क्या है। अब इस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनको हम बोलेंगे क्या, व्योमनॉट। कहीं लिखा हमने, कहीं मेंशन किया था आई थिंक, ये व्योम मित्र है, वो एक क्या है, रोबोट है, ठीक है। व्योम मित्र, व्योम मित्र यानी कि व्योम का मतलब होता है स्पेस और मित्र का मतलब होता है सखा, बंधु, साथी, जो भी फ्रेंड समझो आप। तो स्पेस में जो लोग जा रहे हैं उनका एक मित्र के रूप में होगा, वो व्योम मित्र है। तो ये एक रोबोट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है। और ये जो ह्यूमनॉइड है, रोबोट को हम ह्यूमनॉइड कहते हैं, ये क्या करेगा, आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली इंसान को भेजोगे। इंसान को भेजने से पहले आप ट्रायल करोगे। वो जो ट्रायल करोगे आप, जैसे क्रू सिस्टम, अगर आपने नाम सुना है क्रू एस्केप सिस्टम, तो ये कुछ हम ट्रायल्स कर रहे हैं अलग अलग। गगनयान एक्चुअल मनुष्य के भेजने से पहले हम उसके अंदर जिस यात्री का इस्तेमाल करेंगे वो है आपका व्योम मित्र। और ये व्योम मित्र एक्चुअल फ्लाइट में भी जाएगा, परंतु उससे पहले की जितनी भी टेस्ट होगी उसके अंदर ये भेजा जाएगा। और ये है क्या व्योम मित्र, ये एक फीमेल रोबोट है। किसके द्वारा बनाया गया, इसरो के द्वारा। और ये जो हमारी अनमैन्ड टेस्ट मिशन है, मतलब कि गगनयान से पहले जितने आप खाली विदाउट इंसान के जो भी आप मिशन भेजेंगे उसके अंदर ये आपका ह्यूमनॉइड या व्योम मित्र रहेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कुछ एबिलिटीज़ हैं जिसके तहत ये कुछ ऑपरेशंस है, वो वहाँ पे आपके जो भी फीचर्स होते हैं, कुछ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती है, वो ये कर पाएगा। इतनी ही चीज़ आपको समझनी है, बाकी अपनी मर्जी से लिख देना। क्लियर है, ये तो होगी। और ये जो अंतरिक्ष यात्री दिखाए गए हैं भारतीय वायुसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स हैं, तो ये अलग अलग जो 4 लोग जा रहे हैं जिनके नाम भी हमने लिखे हैं, कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 लोग, जिनमें से 3 जाएंगे, एक रिजर्व हैं, और इनके साथ ये व्योम मित्र जाएगा। ये सारे कंपोनेंट किसके हैं, ये गगनयान के हैं। और इस गगनयान में करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर प्लान किया गया था। थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है, लेकिन फिर भी ये विश्व का आज तक का सबसे कम बजट के अंदर
जो अंतरिक्ष के अंदर यात्री भेजने का एक प्रोग्राम है। क्लियर हो गया? अब जो हमारे अंतरिक्ष यात्री, जैसे हम जाते हैं अंतरिक्ष में, जो भी यात्री जाते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। लेकिन अपने गगनयान के अंदर जो भी जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? व्योमनॉट। क्यों? व्योम का संस्कृत व्योम बोलते हैं किसको? स्पेस को। तो इसलिए हमने संस्कृत में, जैसे हमारी एंशियंट लैंग्वेज रही है, तो हमने उसके आधार पे सरकार ने ये नाम रखा है। जो इसके अंदर आपका एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा, एयरक्राफ्ट मेरा कहने का मतलब जो इसके अंदर लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल होगा, वो आपका GSLV का मार्क 3 है। बड़ी पावरफुल ये हमारा GSLV मार्क 3 बड़ा पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस रॉकेट के तहत ये हम भेजा जाएगा। क्लियर है? और इंडिया ऐसा करने वाला 4th स्टेट होगा। रशिया कर चुका है, USA कर चुका है, और चाइना। 3 राष्ट्र के बाद भारत चौथा राष्ट्र होगा जो इस काम को करेगा। और ये जो हमारे पायलट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग बेंगलोर में चल रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हमने गठबंधन करने का प्रयास भी किया है, और इंडिया अपने खुद की रिलायंस के ऊपर प्रयास कर रहा है काम करने का। क्लियर है? अब थोड़ा सा आप देख लो होगा क्या। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमारे यहाँ से कोई भी स्पेसक्राफ्ट फ्लाई करता है, रॉकेट लॉन्च व्हीकल, तो हमारे इंडिया के ईस्ट कोस्ट से उड़ता है। तो ईस्ट कोस्ट से श्रीहरिकोटा से ये उड़ेंगे। उड़ने के बाद अर्थ का ऑर्बिट करेंगे। ऑर्बिट करने के बाद ये अंतरिक्ष में पहुँचेंगे। वहाँ करने के बाद जो यहाँ पे ये दिखाया GSLV मार्क 3 श्रीहरिकोटा से गया। जाने के बाद ये अंतरिक्ष से पहुँचे, 5-7 दिन वहाँ स्टे किया। फिर वहाँ से वापस इनका ये अर्थ की तरफ आते हैं, और अर्थ की तरफ जब आएंगे तो पैराशूट के माध्यम से इनका जो इनका यान है, जो जहाँ पे क्रू रहेगा, वो जो हिस्सा वो आपका कहाँ पे? अरब की खाड़ी के अंदर गिरेगा, गुजरात के आसपास के कोस्ट में, और वहाँ से इसको नेवी पिक करेगी और इनको लेके आएगी। तो दिस इज़ द सिंपल प्लान। क्लियर है? ओके, आई होप आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही होगी। बड़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा अंदर डीप नहीं घुसना है, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में लिख सकें। ज़्यादा जानकारी होती तो उससे बाहर भी नहीं आ सकती। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। डन। आगे चलें। इसके व्योम मित्र के बारे में बात कर ली, गगनयान के बारे में बात कर ली। याद रखना सारी चीज़ें जो हमने पॉइंट्स बोले हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर 100 वर्ड्स में सवाल भी आता है, ये सवाल 100 वर्ड्स में आएंगे नहीं, अगर आता है तभी हम आसानी से इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में ऐसा करते हैं, हम चंद्रयान 3 के बारे में नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने जो टॉपिक कवर करने थे वो कर लिए। इसके बाद की जो सेकंड क्लास होगी वो हम चंद्रयान 3 से स्टार्ट करेंगे। चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों की बात करेंगे, और तीनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड एज प्रॉमिस कि मैक्सिमम 2 क्लासेस के अंदर ये आपकी मैगजीन खत्म हो जाएगी, जो कि स्पेस का पोर्शन है। टेक्नोलॉजी का जो हमारा पोर्शन है स्पेस से रिलेटेड है। करंट अफेयर में सवाल पूछे गए हैं। इसरो काफ़ी पावरफुल बॉडी बन चुकी है, तो इसरो से संभावित सवाल आने की आशंका ज़्यादा है। और इसके बाद जो हमारे कुछ करंट के इसमें सैटेलाइट वगैरह हैं वो भी हम देखेंगे, लॉन्च व्हीकल देखेंगे, ऑर्बिट्स देखेंगे। कुछ ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आए हैं जिसमें ऐसा है कि स्टैटिक पोर्शन इन्वॉल्व है, लेकिन क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी हम यहाँ पर डिस्कशन में निकाल लेंगे। और इसकी PDF है, जैसे ही हमारी क्लासेस हो जाएगी हम इसको अपलोड कर देंगे, तो आप उसको गो थ्रू कर लें और अपना रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें। देन अगेन थैंक यू सो मच। और यस, अगर आपको हमारा जो कंटेंट अच्छा लगता है, एफर्ट अच्छे लगते हैं, आप कहीं ना कहीं हमसे जुड़ पा रहे हैं, आपको एक कनेक्टिविटी लगती है कि यस सर, मैं आपके साथ एक बॉन्ड फील कर रहा हूँ, आपको मैं आपकी जो समझाने का तरीका है वो समझ आ रही है, हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ें। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे होगा, तो वहाँ उसको भी आप ज्वाइन कर लें। और अगर एफर्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको लाइक सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।